जी, मैंने ये कहा था कि मैं आपको कोडिंग करते हुए देखूं तो मुझे फील हो गया आप लोग इस स्टाइल से कोडिंग करते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं जो बताता हूँ आप उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोडिंग सबकी चेक कर रहा हूँ और सब इसी तरह ही लिख रहे हो, जैसे ऊपर से शुरू होकर नीचे चले जाना है आप लोगों ने, ऐसे नहीं जाना। ब्लॉक्स बना के लिखें, ब्लॉक्स बनाया ना मैंने, ब्लॉक वाइज काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी ब्लॉक बना के काम करना है, ठीक है। जो काम भी आपने करने हैं ब्लॉक्स बना के करना है। लीजिए हम एक टैग आज करने जा रहे हैं, वो कौन सा है? सबसे पहले मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का टैग देख लेते हैं और आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्या है। ये तरीका बताया था, ब्लॉक बना के लिखना है आपने। हाँ, आपके पास जो ऐसा टैग हो जो सिंगुलर टैग हो उसका तो ब्लॉक नहीं मिलेगा ना, लेकिन जो पेयर टैग होगा उसको आपने ब्लॉक की सूरत में लिखना है। जी, जब आप असाइनमेंट्स बना रहे होंगे तो मैं यही देखूंगा कि क्या आप लोगों ने किया हुआ है इसमें। इसको सेव कर लें। अब मैं वो पुरानी बातें दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। सेव हो गई है फाइल। हाँ जी, डिफरेंस पता लग गया आपको? बोल्ड हो नीचे वाला टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो टैग हैं, एक वीक का टैग भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग का टैग भी होता है। हम स्ट्रॉन्ग के टैग को HTML में इस्तेमाल करते हैं SEO के बाद, ठीक है। बी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बी की निस्बत स्ट्रॉन्ग का जो टैग है हमारे पास वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैग होता है। जी, डिफरेंस पता लग गया? मैंने बड़ा किया जूम तो होल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट हमारे पास। ओके, आ जाते हैं। ये तो हमारी एक फाइल हो गई है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसको याद करना पड़ेगा, है ना। याद करने की तो जरूरत नहीं है, टैग्स के नाम याद हों बस। बाकी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो तो आपने पेज बनाते हुए खुद से लिखना है कि आपने इसके अंदर क्या लिखना है, किस तरीके से आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। इसके अब अगला टैग मैं आपको बताने लगा हूँ इमेज का टैग, ठीक है। इमेजेस लगाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें इमेज का टैग यूज करना है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे आपने एक फोल्डर अलग बनाना है और उसके अंदर सारी फाइल्स को आपने रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो फाइलों के नाम है वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड हो आपके, मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी उसके आर्टिकल्स बने हुए हैं उसी के हिसाब से हो। तस्वीरें जो बनी हुई हैं, जिस मकसद के लिए तस्वीर बनाई है उसी तरह उसका नाम रखें और नेमिंग में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बल्कि हाइफन होना चाहिए। अंडरस्कोर दूसरा कैरेक्टर होता है और हाइफन दूसरा कैरेक्टर होता है। डैश जो होता है ना, अंडरस्कोर नहीं बल्कि डैश, ठीक है। चलिए जी, हम एक काम करते हैं। यहाँ पे कोई इमेज पड़ी है हमारे पास? यहाँ से मैं एक इमेज लेने लगा हूँ। कोई सा भी इमेज ले लें। ये वाला इमेज ले लेते हैं। अब अगर मैंने इसको फोटोशॉप में लेके जाना होता तो मैं इसे राइट क्लिक करता, कॉपी इमेज करता और वहां जाके पेस्ट कर सकता, ठीक है।
लेकिन मैंने इसे फोटोशॉप में नहीं लेके जाना बल्कि कोडिंग में यूज़ करना है। सो कोडिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए ना। तो इसका मतलब है मुझे इसे सेव करना जरूरी है कोडिंग के लिए, ठीक है। कोडिंग में जाकर तो ऐसी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सो इसे हम सेव कर लेते हैं। जी, हमें इसका नाम कैसे रखना है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नाम कैसे लिखा हुआ आ रहा है, लर्न एसईओ न्यू फीचर आ रहा है नजर आपको लिखा हुआ। और ये किस तरह लिखा हुआ है, इसमें भी हाइफन लगा हुआ है बीच में, हाँ स्पेस नहीं लगी हुई। मैं यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स फॉर एग्जांपल, मैंने इसका ये नाम रख दिया है। इसकी एक्सटेंशन साथ क्या आ रही है, पीएनजी। इसको सेव कर देते हैं। ये कहाँ सेव हो रहा है, इसको हम अपनी लोकेशन पे लेकर जाएं जहाँ पर हम अपनी HTML की सारी फाइलें रख रहे हैं। लोकेशन पे ना रखने का क्या फ़ायदा है, आपकी एक वेबसाइट में बहुत सारी तस्वीरें हो सकती हैं। सो आपको उनकी लोकेशन हर दफ़ा याद रखनी पड़ेगी ना एड्रेस करने के लिए। तो जब आपने उसको उसी लोकेशन में रखा होगा तो आपको उसका डिस्क के ऊपर एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जब आप अपने सी पैनल में अपनी वेबसाइट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी एक इमेजेस का फोल्डर होता है, ठीक है। आप सारी की सारी इमेजेस उस पर रखते हो तो आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो यही समझता है कि इसके अंदर एक इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होगा, लेकिन जिसको हमने लाए उसको हम उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। पी के HTML हमने नाम रखा हुआ है। जी, फाइल सेव हो गई है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं उधर कोड में वापस। जी, अब हम इसका देखने लगे हैं सिंटेक्स, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला कि इसको लिखने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ एट्रीब्यूट आएंगे। अब इसका जो हम यूज कर रहे हैं इसमें लिख रहे हैं SRC और एंकर के टैग में हम लिख रहे थे href, ऐसे ही है ना। उधर भी हम फाइल बताते थे, ऐसे ही है। उधर भी हम कोई फाइल ही बता रहे होते थे ना, लिंक भी बता सकते हैं, फाइल भी बता सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आप लिंक नहीं बता रहे, हमने प्रैक्टिस की कि geo.tv लिख दिया, yahoo.com लिख दिया, लेकिन हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी फाइल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स आउटलाइन, वो हमारी एक HTML फाइल हो, हम कहें भाई वो हाइपर रेफरेंस से खुल जाए। तो मतलब ये शर्त नहीं है कि आपने लिंक में वेबसाइट ही देनी है। हमारी वेबसाइट में तो हमारे अपने इंटरनल लिंक्स होंगे जो हमारी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस होंगे, ठीक है। सो एंकर के टैग में href था, इमेज के टैग में SRC, ठीक है। अभी मैं इसका सिंटेक्स लिख रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ आपको। इसका क्या मतलब हुआ, फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। अब आपका जो इमेज है उसका फॉर्मेट क्या है, क्या PNG है, क्या JPG है, क्या GIF है, क्या TIFF है, ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं ये सब इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस के फॉर्मेट हैं। इंटरनेट के ऊपर जो मोस्टली चल रहा है वो हमारे पास PNG चल रहा है, JPG भी चल रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि आजकल जो सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है दैट इज WebP, जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। उसमें आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी इमेज को। आप ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं इमेज कन्वर्जन करने के लिए, अदरवाइज आप PNG को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम WebP पे लेकर जाएं, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारी PNG फाइल और WebP की फाइल इनमें से छोटी फाइल कौन सी है। अगर तो आपकी PNG का साइज WebP से छोटा है फाइन, अगर WebP कन्वर्ट करने के बाद आपकी PNG से आपका WebP छोटा हो जाता है तो हमें फिर WebP पे कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने करना क्या बेसिकली कि जितने कम साइजेस को ऑनलाइन लेकर जाएंगे हमारी वेबसाइट उतनी फास्ट चलेगी। सो हमने रिड्यूस साइजेस के साथ ऑनलाइन होना है। इमेज का साइज अगर MBs में होगा तो आप देखते हैं ना लोड होने में कितना टाइम लगाएगा हमारा, ठीक है। सो हमने अपने इमेजेस को MBs में नहीं कन्वर्ट होने देना, बल्कि अपने इमेजेस को किलोबाइट्स में ही रखना है हमें। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या नाम आना है बेसिकली, हमने एक नाम रखा था फाइल का, जी देख लेते हैं वहाँ क्या रखा गया था नाम। हाँ जी, बेस्ट SEO कोर्स, ये नाम रख कर आया था ना मैं वहाँ पर, जो मैंने इमेज अभी सेव किया है उस इमेज का नाम हमने रखा था बेस्ट -SEO कोर्स।
यानी ये जो नाम है ये एग्जैक्टली वहां पर इसी तरह 100% मैचिंग के साथ आपने टाइप करना है, इसमें कोई एडिशन नहीं करनी, स्पेस नहीं देनी है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आप इसको रीनेम कर लो, ठीक है ना, ये हाईलाइट हो गया ना। F2 का शॉर्टकट होता है रीनेम करने का, विंडोज में ये विंडो का शॉर्टकट होता है आपको, ठीक है ना। तो इसे कंट्रोल सी करो, वापस इधर आए जी। सर मेरी चार्जर लगाना है, लैपटॉप बंद हो गया। नहीं लगा, ये मैंने ये तार दिया जी। क्या फाइल एक्सटेंशन आ गई है, नहीं आई है। तो क्या फाइल एक्सटेंशन के बगैर गुजारा हो सकता है, इनवैलिड फाइल पर चला जाएगा ना, उसको फाइल मिलेगी नहीं। तो क्या एक्सटेंशन थी फाइल की, बेला png थी। सो यहां पर हम लिख लेंगे डॉट png। मुझे तार देना, मैंने लगाई नहीं। थैंक यू, थैंक्स जी। डबल कोटेशन लगाए हुए मैंने स्टार्ट पे, एंड पे भी डबल कोटेशन लगेंगे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस करते हुए गड़बड़, ठीक है। आप लोग एक टास्क करके मेरे से बेशक 25 मिनट पढ़ें, उसको परफॉर्म करके देखें, लेकिन जब मेरे से पढ़ रहे हो तो ही परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं हम कुछ कर रहे, मैं क्या ज़्यादा नहीं कुछ कर रहे, बस यहीं तक किया मैंने, अभी लिमिट लगा दिया है, ठीक है। ज़रा देखते हैं, फिर इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और बाद में देखते हैं। कुछ नहीं लगाया, बहुत कुछ लगाएंगे, अभी कुछ नहीं लगाया, अभी सिर्फ लिमिट लगा दिया, ठीक है। अभी और चीज़ें भी देखते हैं इसकी। अच्छा जी, अब हम HTML फाइल सेव करने लगे कि इमेज फाइल सेव करने जा रहे हैं। अब हम HTML फाइल सेव करने लगे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इस फाइल को HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है यहाँ पे, ठीक है। मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों बातों को लेकर। चलो जी, फाइल सेव हो गई है। अभी जाके क्या होगा, एक इमेज भी आएगा साथ में, एक तस्वीर भी आएगी। अगर हमारा रेफरेंस ठीक है, रॉन्ग नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब है कि इमेज हमें नजर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। आ गया इमेज। अभी हमने इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी इमेज की, इमेज के साइज को कंट्रोल नहीं किया, सो इस वजह से इमेज की डायमेंशन चेंज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ अभी। अब हम बात करेंगे कि एसईओ के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो कौन से वाला है हमारे पास, ठीक है। क्या लगाने हैं हमने इसके साथ सबसे पहले, और उससे पहले हम इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। इसके लिए हम यूज करेंगे ये एक्चुअल इमेज के साइज के मुताबिक है, ठीक है। अगर आपने इमेज छोटे बनाने होंगे तो आप विड्थ हाइट देने की बजाय इमेज ही छोटे डिजाइन करके लें, ठीक है। ये भी चॉइस आपके पास मौजूद है। और आगे मैं एक टैग यूज करने जा रहा हूं, ऑल्ट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट।
फॉर एग्जांपल ये हमारा कीवर्ड था जो हमने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जरा इसको सेव करें और इसको F5 करके रिफ्रेश कर लेते हैं। साइज छोटा हो गया इमेज का, ठीक है। अब मैंने जो आर्ट लिखा है वो कहाँ है? आर्ट तो मैं कहीं नजर नहीं आ रहा। ये जो आर्ट का हमने टैग लिखा है बेसिकली ये इसके दो पर्पस हैं। एक तो हमने क्या पर्पस इसके यूज कर रहे हैं, क्रॉलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्रॉलर ने तो टेक्स्ट देखना है ना कहाँ है टेक्स्ट लिखा हुआ। मतलब इस इमेज को ऑप्टिमाइज, इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज होते हैं? आर्ट के एट्रीब्यूट के साथ। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से होती है कि आपके इमेज की क्वालिटी कैसी है, हैवी इमेज है कि आपने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ऑप्टिमाइज का मतलब है आपने उसके साइज को सेट किया हुआ है कि सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमने डायरेक्टली फाइल बनाई और पता लगा जी एमडीज में फाइल बन गई है। नहीं, एमडीज में नहीं लेकर जाना, इमेज को ऑप्टिमाइज करके लेकर आना है। जैसे आप बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो उन्होंने लिखा होता है ना कि फाइल का साइज इतने किलो बाइट्स में होना चाहिए कि जनाब ये वाली फाइल जो है 200 किलो बाइट्स हो, इससे बड़ी नहीं होगी। अगर बड़ी करेंगे तो अपलोड नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने सारा डाटा ऑनलाइन करना होता है। सो अगर इतनी हैवी फाइलें रखेंगे तो सर्वर तो बिजी हो जाएंगे, तो वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि इससे बड़ी फाइल अपलोड ही ना हो, तो वो कोई बंदा उधर अपलोड ही नहीं कर सकता। इसी तरह हमने अपनी वेबसाइट में भी ऐसा डाटा रखना है जो कम से कम साइज में हमारे पास आ जाए। जरा एक काम करते हैं, कोडिंग में आए वापस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जैसे इमेज लगाया तो वेबसाइट के ऊपर लोगों ने कलर भी चेंज किया होता है, बैकग्राउंड वो भी हो जाता है, वो भी हो जाएगा। अब इमेज भी बड़ा सा लगा सकते हैं, इमेज भी बड़ा लगा सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत, फिर मैं दोबारा कहूँगा, इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना। सर ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज़ आती है? ऑप्टिमाइजेशन में यह है कि हमें इमेजेस कंट्रोल करने आने चाहिए और उसके आर्ट एट्रीब्यूट्स को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन से मुतल्लिक काम है। लाजमी बात है, मैं ये जिसने लगाया हुआ है वो डेवलपर है, ठीक है ना, और मैं इसे एज ए एसईओ एक्सपर्ट देख रहा हूँ। तो जब मैं इसे ऐसे एसईओ एक्सपर्ट देखूंगा तो मैं इसकी वेबसाइट पर देखूंगा कि तस्वीरें कैसी लगी हुई हैं, क्या ये बड़े साइज की तस्वीरें हैं कि छोटे साइज की तस्वीरें, ठीक है। क्या इसके आर्ट एट्रीब्यूट प्रॉपरली सेट हुए हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मसलन मैंने एक इमेज मैसेज दे रहा है, उस मैसेज से रेलिवेंट मेरा कौन सा कीवर्ड है, मैंने उसको टारगेट करना है। ये नहीं है कि इमेज का मैसेज कुछ और हो, ठीक है, और मैं टारगेट किसी और चीज़ को कर रहा हूँ, तो वो रेलिवेंसी उसमें नहीं रहेगी। मैंने फाइल का नाम ज़रा चेंज कर दिया थोड़ा सा, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट होता है। हाँ जी, ये बेसिकली मैंने जानबूझ के चेंज किया कि आपको मैं आर्ट एट्रीब्यूट की दूसरी फंक्शनैलिटी बता सकूँ कि आपका इमेज अगर लोड ही नहीं होगा या आहिस्ता आहिस्ता लोड होगा, ठीक है। सो इसका आर्ट का ये दूसरा पर्पज है कि जब तक आपका इमेज लोड नहीं होगा तो आपने अल्टरनेट में जो भी टेक्स्ट दिया होगा वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है ना। ये वेब पेज के लिए इंफॉर्मेशन है। वेब पेज की इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये क्लाइंट के लिए इंफॉर्मेशन है, और जब हम क्राउलर की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो सर्च इंजन के लिए इंफॉर्मेशन है। इस तरह जिस तरह आपने लगाया है वैसे एसईओ टूल्स में इस तरह लिंक भी लगाए होते हैं लोगों ने इमेज को। अभी लिंक की बात करते हैं, इसके बात करते हैं, वो अलग बात है। आपको किधर है फिर आपको मैं भी दूंगा, मैंने कहा था ना आपके 30 मिनट सबको मैं दूंगा कर दूंगा, ठीक। तो अगर इसी वक्त मैं पिक्चर देखनी शुरू कर दूंगा हमारा लेक्चर बहुत ही श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। आप सबने इंडिविजुअल करने ये टास्क मैंने दिया है, और अब आप देखेंगे आपकी पिक्चर शो नहीं हो रही। कुछ लॉजिक बता सकता है अगर मैं देखे बगैर बताना जो उनकी पिक्चर शो नहीं हो रही, क्या बताऊंगा मैं उनको? एक एक करके जवाब देना ताकि आप लोगों को ऑप्शन आ दी जाए। नंबर 1 हो सकता है कि फाइल का नाम लिखा हो, एक्सटेंशन सही ना लिखी हो, एक्सटेंशन सही लिखी हो, नाम सही ना लिखा हो। दूसरा क्या वजह हो सकती है? हाँ जी, भले वो तो फाइल ही नहीं है ना। मैंने अब जो फाइल का नाम लिखा है तो वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती इस दफा, इस सूरत में तो ये फाइल मौजूद ही नहीं है। ये मैंने इसीलिए लगाया है ताकि अगर किसी सूरत में फाइल ना आए तो हमें स्क्रीन पर क्या नजर आएगा, हमें पता लग जाएगा हमें स्क्रीन पर क्या नजर आएगा, हमें आल्ट टेक्स्ट नजर आएगा। ये बताने के लिए कि आल्ट टेक्स्ट के दो पर्पज हैं, एक पर्पज क्राउलर के लिए, एक पर्पज क्लाइंट के लिए। क्राउलर क्या देख रहा होता है कि भाई इस इमेज को मैंने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके लिए हमने आल्ट टैग लगाए हुए हैं।
अगर आपकी एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है और सारी की सारी आल्ट टैग से खाली है और आप उसके ऊपर कुछ चक्कर लगाएंगे तो वो कहेगा कि भैया आपके वेबसाइट पर 500 इमेजेस पड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी इमेज जो है वो आल्ट का टैग इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो कि आपकी एक पुअर स्ट्रेटेजी है। आप सबसे पहले अपने इमेजेस के ऊपर आल्ट टैग यूज करें विद रेफरेंस टू योर कीवर्ड्स, कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अभी मैंने सिर्फ हटाने का मकसद दो बातें आपको समझानी थी कि अगर आपका फाइल सही नहीं लिखी जाएगी तो स्क्रीन पर आपका आल्ट टैग नजर आएगा। अगर आपका फाइल नेम वैलिड लिखा होगा तो स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा ये। अगर इमेज नजर आ रहा है तो आल्ट टैग नजर नहीं आएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि क्या इसे हम हाइपर लिंक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपका क्वेश्चन यही था कि भाई इमेज बना हुआ है, अक्सर लिंक्स बने होते हैं ना, छोटे छोटे इमेजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर, लिंक्स के अंदर, तो हम इसको हाइपर लिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को भी हम देखेंगे। अभी मैं इसकी करेक्शन करना चाह रहा हूँ। जैसे आप ये इमेज की बैक साइड पे ये टेक्स्ट लिख रहा है ना, वो इमेज की बैक साइड पे लिंक है। अभी उस चीज़ पे जाते हैं, फिर उसको डिस्कस करें, ठीक है। पहले जो चीज़ें बीच में हमारी आ रही हैं उनको ठीक करें। हाँ जी, इसको ठीक करें पहले, ठीक है ना। ये वाली फाइल थी ना, बेसिकली मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था ना, और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल भी मौजूद होती तो क्या आपको आल्ट का टैग नजर आ सकता था? आल्ट टैक्स नजर नहीं था आना आपको, इसलिए कि उसने फिर फाइल चेंज कर देनी थी। मतलब इस फाइल की बजाय उसने हमें दूसरी फाइल दिखा देनी थी। ओके, आगे जरा इधर एक और चीज लिखते हैं। एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या यूज किया मैंने? टाइटल। टाइटल हमने किसी और टैग में भी यूज किया था। किसमें यूज किया था भला? हेड में टाइटल यूज किया था। ओके, और यार देखो, मैंने अभी क्वेश्चन ये किया था कि टाइटल मैंने किसी और टैग के एट्रीब्यूट में यूज किया था। मैंने ये टैग में यूज किया था, मैंने कहा था कि उसके एट्रीब्यूट में यूज किया था। कौन से टैग के एट्रीब्यूट में यूज किया था? मैंने कहा यूज किया था। सिर्फ ये क्वेश्चन के इसका जवाब दो ना। एंकर टैग में यूज किया था, ठीक है ना। यानी ये वाला टैग जो था, हमने ये वाला एट्रीब्यूट हमने एंकर में भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है। लीजिए इसको सेव करें और इसकी आउटपुट दोबारा देखते हैं। जी आ गया, उसके ऊपर इमेज के ऊपर टाइटल भी आ गया। यहां पर भी हम अपना कीवर्ड लिखेंगे, इस जगह पर भी हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। ये आपने इमेज की एसईओ कर रहे हो। मैंने कहा ये आप अपनी वेबसाइट पे लगी हुई जो तस्वीरें हैं उनकी एसईओ कर रहे हैं। कि हमने क्या किया, उसको आर्ट भी दे दिया। हमने अपनी वेबसाइट पर लगी हुई किसी भी तस्वीर को छोड़ना नहीं है, टाइटल से खाली और आर्ट से खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, आ जाए वापस। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले वही चीज पढ़ी है, कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहे। मैं आपको टैग बता रहा हूँ, क्या अरेंजमेंट आप समझ लो कि मैंने रिमूव नहीं किया था। मैंने आपको जब इमेज पढ़ाया, ठीक है, उसको रिमूव नहीं किया। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा आगे की बात करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने एज ए एंकर भी इस्तेमाल करना है। इमेज को एज ए एंकर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ये, ठीक है। अभी जब हम ब्रेक लेंगे तो आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपने देखना है कि क्या हम इसको एज ए एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। पूरी कोशिश करनी है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब अगला सेशन शुरू करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको एज ए एंकर टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलें जी, आगे चलते हैं।
हाँ जी, इमेज क्या समझ में आ गया? मैंने दो टैग्स बता दिए आज, एक इमेज का बताया और एक स्ट्रॉन्ग का टैग बताया आपको, ठीक है। हाँ जी, फीमेल वाली साइड से किसी ने कुछ पूछना है? जो कुछ हमने किया, हाँ जी, इधर से इमेज में टाइटल कैसे लगाया? आपने देखा माउस इसके ऊपर रखा तो मैसेज आ गया ना, क्या चीज़ है? हमने एक वेबसाइट बनाई है, हमारी प्रोडक्ट निकल आ जाए, वो मतलब प्रोडक्ट प्राइस उसका नाम उसका कहाँ निकल आ जाए, ये कैसे तो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, टाइटल में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और यही टाइटल किसी के हवाले से आपको मालूम होगा। यानी बेसिकली हम करते हैं अपने कीवर्ड को उसमें ऐड करें। नोटबुक सबके पास होनी चाहिए, नोटबुक के बगैर नेक्स्ट टाइम आपके आगे कॉपी ठीक है, पहले आप सब कुछ रिकॉर्डिंग करके से लेते हैं, अगर कॉपी जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो जरूर लिखना है, वो आपको खुद डिसाइड करने का क्या लिखना है। हाँ जी, लिंक की बात की है मैंने कहा कि लिंक आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस पे ऐड करना है, इसलिए कहा है कि हम लोगों ने लिंक वाला लेक्चर लिया था, प्रीवियस लेक्चर हमारा लिंक का था, आज का लेक्चर हमारा इमेज का है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कल तक आप लोगों ने जो लिंक लिखा हुआ था कि क्लिक किया है या जियो टीवी लिखा था ना, अब क्या करना है आपने वहां पर जियो टीवी का लोगो नेट से उठाना है और वहां पर जियो टीवी टेक्स्ट की सूरत में ना लिखा हो, इमेज की सूरत में वहां पर, और उस पर क्लिक करें तो हम जियो की वेबसाइट पर चलें। अब ये काम आप सब प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है, इसके बाद ठीक है। कोडिंग इसकी ओपन करना है। जी जी, कोडिंग से ओपन है। नहीं, कोडिंग ओपन। हाँ, मैं कोडिंग ओपन करता हूँ। कोडिंग को जरा एक बार देख लें। थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा है, मैं इसको मल्टीपल लाइंस में ले जाता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, पूरा आ गया अब सामने आपके। आज इसको लिख भी लें और इसको समझ भी लें, भला इसको समझ भी लें आपको ये क्या चीज़ मैंने लिखी हुई है, इसलिए कि आपने आल्ट विड्थ हाइट तो वो लिखेगा ना जो प्रोग्रामर होगा, जिसने वेबसाइट डेवलप की होगी, इमेज की साइजिंग तो उसने कर लेनी है वेबसाइट के ऊपर। आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखना है वो इसका आल्ट है, लेकिन आपको आल्ट के ऊपर ग्रिप होगी तो आप एक एक फाइल को जाकर चेक करोगे ना, इसने आल्ट एट्रीब्यूट सही लगाए हुए हैं तस्वीरों के ऊपर के गलत लगे हुए हैं। आपने इमेज को डाउनलोड करके ये भी देखना है कि इमेज का साइज कितना उसने लगाया हुआ है, क्या एमबीज में उसकी फाइल है। लेकिन सर अगर आपने इमेज अच्छी एचडी शो करवानी है तो इतना अच्छा बड़ा साइज लगेगा। एमबीज में फिर भी नहीं लगा, एमबीज में फिर भी आपकी वेबसाइट अगर स्लो हो गई ना तो क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करना, आपकी कंपटीटर की वेबसाइट क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। आपने इमेज को इस तरह रखना है कि किसी को दिख रहा हो, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है जब उसने मोबाइल पर जाना है और श्रिंक हो जाना है और छोटी हो जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई क्वालिटी अगर उधर डेस्कटॉप पे कम भी नजर आ रही होगी, मोबाइल पे तो वो वैसे ही हाई क्वालिटी में चला जाएगा, इमेज ऑलरेडी छोटा हो जाएगा मोबाइल पर जाकर। सो हमने एसईओ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। नो डाउट हमने पिक्सल्स में तस्वीरों को नहीं लेकर जाना कि पिक्सल्स नजर ना आ रहे हो, लेकिन पिक्सल्स के बगैर किलोबाइट्स की होते हैं, सारे इमेजेस किलोबाइट्स में होते हैं, ठीक है। सो जो इमेज होगा एमबीज में, क्रॉलर उसको क्रॉल ही नहीं करेगा, करने ही नहीं देगा, उसको कहेगा कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। देखेंगे स्पीड के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वेबसाइट के, जब हम आगे चलेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स को भी देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सेम पेज में भी लग सकता है, ठीक है। उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ क्या। आज हमने कोशिश करनी है कि ये जो HTML की कोडिंग है इसको आज हम पॉइंट अप करें, और कल हम जो है ना थोड़ा सा वर्डप्रेस बेस्ड चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। इसको हमने आज पॉइंट अप करना है। हाँ जी, ये समझ में आ गया। मैंने आपसे क्या कहा कि हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आर्ट की, और हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए टाइटल की, इन दो टैग्स की, और आपको टैग रीड करना आता हो प्रॉपर कि क्या टैग लगा हुआ है तो उसको हमने किस तरीके से रीड करना है। जो आपने ये लिखा है इसके पीछे टेक्स्ट जो हमने
इमेज का नेम चेंज करके किया था, वो सेम एज पर इमेज होना चाहिए, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं? नहीं, ये देखें, ये हम कह रहे हैं हम एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना चीज चेक करें जी। हम वो इस चीज को चेक कर रहा है कि आपने कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हमने बहुत इंटेलिजेंटली अपने सारे कीवर्ड इन सारी तस्वीरों में अलग-अलग से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं, ताकि जब वो क्रॉल करने आए इमेज को तो उसको बैक एंड पे उसमें आर्ट को चेक करना है। बेसिकली वो जो आपको इंडेक्स करेगा तस्वीर की बेस पर इंडेक्स नहीं करेगा, वो आपके आर्ट एट्रीब्यूट की बेस पर इंडेक्स करेगा। जिन लोगों की वेबसाइट है, जैसे आपकी वेबसाइट है, आप देखिएगा कि आपकी वेबसाइट पे जो तस्वीरें लगी हुई हैं कितने टैग हैं जिनके आर्ट एट्रीब्यूट सेट हुए हैं और कितने हैं जो ब्लैंक है। इसका मतलब है अगर वो ब्लैंक है तो आपको फौरी तौर पर उनके आर्ट एट्रीब्यूट सेट करने हैं। जी सर, वर्ड में हमने अपने कीवर्ड्स को मेंशन करना है, आर्ट एंड नेम जो टैग है उसके अंदर बिल्कुल, आर्ट के अंदर हमने अपने कीवर्ड लेकर आने हैं। और एक हमारे पास एक वेब पेज है, होम पेज है समझ लें, उसके अंदर अगर हमारे पास 10 तस्वीरें हैं तो उन 10 तस्वीरों में हम देखेंगे कि हम इस पूरे पेज के ऊपर कितने कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। 2 कीवर्ड कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो लाजमी बात है जब आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो तस्वीरों में भी उस कीवर्ड का कोई इंप्रेशन तो होगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे होम पेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, एक गूगल एड्स का कोर्स लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, एक एसईओ का कोर्स दे रहा हूँ, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स दे रहा हूँ, तो क्या मतलब हुआ, क्या इन तीनों का एक ही कीवर्ड होगा? तीनों के अलग कीवर्ड्स होंगे ना। तो जो जैसा इमेज डिजाइन किया होगा उसका कीवर्ड उसी तरह का आर्ट में हम लिखेंगे जिस तरह का हमने किया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब गूगल एड्स का होगा, ठीक है ना, तो मैं क्या उसका कीवर्ड यही लिखूंगा कि बेस्ट गूगल एड मार्केटर इन लाहौर। जब मैं लिखूंगा सोशल मीडिया वाला तो उसको मैं सोशल मीडिया के हिसाब से कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर हमने अपने कीवर्ड्स को ऐड करने हैं, क्या उसमें टाइटल में भी और आर्ट में, ठीक है, क्लियर हो गया जी। आगे चले। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होगी, अप टू यू कि आपको कितने कीवर्ड चाहिए, ठीक है। और कोशिश करनी है कि एक आर्ट में एक कीवर्ड को ही रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कीवर्ड लिखोगे तो हो सकता है कि कोई एक भी उनमें से सही प्रॉपर्ली टारगेट ना हो। अलबत्ता आप अपनी मल्टीपल इमेज के ऊपर मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा तस्वीरें हैं उन पर आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स लगा सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया। इसके साथ मैंने आपको एक टास्क भी दिया है जो कि आप लोगों ने अभी खुद से करना है। जब हम अभी इसको थोड़ी देर में इसको वाइंड अप करते हैं और आप 3 बजे करते हो ना ब्रेक, बिल्कुल करेंगे। ये एक किस्म का आपका मैनुअल टास्क हो जाएगा कि एक बंदे ने आपको एसईओ करने के लिए दिया है, तो आपने देखने के यार उस एसईओ के अंदर उसकी वेबसाइट के अंदर कोई 40 तस्वीरें हैं, तो आपका पहला टास्क तो यही है कि उसकी 40 तस्वीरें आर्ट के साथ हैं कि आर्ट के बगैर हैं। आपने यही देखना है कि इसके आर्ट को हमने इस्तेमाल करना है और कैप्शन को हमने यानी टाइटल को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने एक टास्क दे दिया आपको अभी करने के लिए, ठीक है, गुड। लेकिन अब दूसरों को एकदम मत खाना, ठीक है, थोड़ा सा माइंड, क्योंकि जब आपको ये करने में काफ़ी टाइम लगा होगा ना, जब आपने शुरू किया होगा, तो आपको पहले से एक बैकग्राउंड है, इस तरह इनको भी थोड़ा सा इनको ना, ठीक है ना, ट्रिगर्स करने देने ना चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ अगर रेडीमेड मिल जाए तो मैं भी दे सकता हूँ ना रेडीमेड चीज़, उसका कोई फायदा नहीं है ना, आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। रेडीमेड चीज़ से आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे, आप वहीं पर आकर रुक जाएंगे जब तक आप खुद से हर बंदा क्लिक्स नहीं करेगा, देखेगा नहीं, गलतियाँ नहीं करेगा, गलतियों से आप लोग सीखोगे। चलें जी आगे चलते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और क्विकली मैं कुछ टैग्स आपको और कराने लगा हूँ। इसको भी आपने समझना है सिर्फ। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बने होते हैं, इसी तरह यहाँ के जो टेबल्स हैं हमने सिर्फ उनके सिंटैक्सिस को समझना है कि टेबल के अंदर जो हमारे पास टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे से उनके एट्रीब्यूट्स के साथ आपने खुद प्ले करना है कि इसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट है, ताकि अगर आपके सामने एक कोड लिखा हुआ नजर आए और उसके अंदर टेबल का टैग यूज हो तो आप उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये कोड क्या आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है।
अब मैं इधर से ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। जी, यहाँ पर मैंने एक टेबल का एक टैग लगा दिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेबल बनाते हैं, उसमें कॉलम्स बने होते हैं और उसमें रोज बनी होती हैं, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरीके से अगर आपने जो आप एट्रीब्यूट्स कह रहे हो, ये एट्रीब्यूट्स क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि किसी भी टैग के जो एक्सप्रेशंस या आर्गुमेंट्स होते हैं, कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पर जैसे इमेज है, इमेज का एट्रीब्यूट था एसआरसी और टाइटल, आर्ट, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये टेबल का काम कैसे करेगा। आपने देखना है, ये मैं इस वक्त लगा रहा हूँ सिर्फ। जी, ये गलत जगह पे लग गया। हाँ जी। सबसे पहले मैंने लिखा है टेबल। टेबल के बाद क्या लिखा है, टीएच। टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। आप जब भी वर्ड में टेबल बनाते हो तो सबसे ऊपर हेडिंग लिखते हो ना। वो जिस काम की आप स्टेटमेंट बना रहे होते हो उसके ऊपर हेडिंग्स दे रहे होते हो। कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रिजल्ट्स बना रहे हो या सैलरी शीट बना रहे हो तो सबसे ऊपर लिखोगे, रिजल्ट बना रहे हो तो रोल नंबर लिखोगे, स्टूडेंट नेम लिखोगे, सब्जेक्ट नेम लिखोगे। इट इज कॉल्ड टीएच। ये टेबल हेड है। ये टेबल हेड एक टेबल में कितने हो सकते हैं, वंस। मैं कह किसी भी टेबल में हेड तो वंस ही होगा ना, हेडिंग तो एक ही दफा लिखोगे ना उसके ऊपर। यानी ये टीएच हमारे पास कितना होगा, एक ही होगा। उसके बाद एक और मैंने लगा दिया, ये क्या है, टी आर, टेबल रो। यानी हम यहां से क्या कह रहे हैं, उसको रो बना दो, एक टेबल की रो क्रिएट कर दो। यहां पर मैंने लिख दिया नेम 1। इसे मैं कॉपी करता हूं और यहां मैं कर देता हूं नेम 2। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। क्या हो रहा है, 2 रोज बना दी। ये सिर्फ आपने इंडिविजुअली इन टैग्स को समझना है। यानी टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, टेबल बन गया, उसके बाद हेडिंग लगानी है, ठीक है। टेबल हेड, पहले रो लगा दी, फिर टेबल हेड दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने उसके अंदर डाटा भी तो लिखना है। जो भी आप उसके अंदर हाँ, जो भी डाटा लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास टैग यूज होगा टीडी। उसको भी बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो हमने इतना सा किया है, क्या इससे कुछ होता है, क्या होता है। इसको रन करके देखते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा है, टेबल। इसको जरा देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है, फिर उस हिसाब से इसको आगे चलेंगे। नेम 1 नेम 2 हाँ, नेम 1। अभी लाइनें भी नजर नहीं आई हमको, अभी लाइनें भी हमको नजर नहीं आई, ठीक है। वापस आए जरा इस पे, स्क्रीन पर आ जाइएगा वापस, स्क्रीन इंटरेक्शन में। हाँ जी, मैंने क्या लिखा है इस पे, बॉर्डर टाइम बॉर्डर इक्वल्स टू पिक्सेल्स में लिख दिया 10। 10 पिक्सेल्स का बॉर्डर बना दो। बॉर्डर तो बन गया, लेकिन ये किस जगह पे बना, जरा इसको भी देख लेते हैं। वापस आ जाएं। बॉडी के अंदर आ गई। बॉडी में आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले।
टेबल डाटा, इसको वैसे कभी ना यूज करें। जी जी करें। अली हसन इकबाल, आपका आज